Good morning students. In this video we are going to start chapter 1, right? So first of all we will discuss the few definitions of the chapter of this chapter, right? So first definitions. Let A and B be two non-empty sets. यहाँ पर non-empty sets का मतलब है कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, खाली सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? Then a function f from set A to set B is a rule which associates each element of A to a unique element of B, right? Relation. If A, B is element of R, अगर A, B ordered pair है, क्या है? A, B क्या है? Ordered pair है. Ordered pair is element of R. We say that A is related to B under the relation R and we write at A related to B. कैसे read करते हैं? A related to B, ठीक है ना? Function. It is represented as f is such that A tends to B and function is called a mapping. फंक्शन को ही क्या बोलते हैं हम? मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक ना? रियल फंक्शन एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए? रियल नंबर के सबसेट्स होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट है हमारा डोमेन एंड कोडोमेन. Domain and codomain of a function f is a set of all real numbers x of for which fx is a real number. Here set A is a domain and set B is a codomain. ठीक है ना? f is such that लिखा हुआ है, f is such that A tends to B लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन है, राइट? अब बात आती है कि एक्चुअल में जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x जो भी इनपुट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे डोमेन हो जाएंगे. और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. आउटपुट के सेट को क्या बोलते हैं? रेंज. और ये रेंज जिस सेट को बिलोंग करती है उसको क्या बोलते हैं? कोड डोमेन बोलते हैं. और रेंज कोड डोमेन का ऑलवेज सबसेट होती है, राइट? क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? So, range of a real function f is a set of the values fx. F is a set of the values of fx which is attains on the points of its domain. ठीक है ना? टाइप ऑफ रिलेशंस, यहाँ पर कुछ रिलेशन के टाइप्स हैं, उन हमें रिलेशन को डिफाइन करना है. A relation R in a set A is called the empty relation. A relation R, a relation R in a set A is called a relation if no element of A is related to any element of A, right? जैसे R इक्वल टू फाइव इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो फाइव नल सेट तो ए क्रॉस ए का कभी सबसेट हो नहीं सकता, तो इसलिए कैसा हो गया? नल एम्प्टी रिलेशन हो गया. अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट. कंडीशन क्या है? कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेट होना चाहिए. दैट इज आर इक्वल टू ए क्रॉस ए. क्लियर? बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड द ट्राइवियल रिलेशन. इनको क्या बोलते हैं? ट्राइवियल रिलेशंस बोलते हैं. A relation R in a set A is called reflexive. ठीक है ना? अब ये हमारी क्लास 12th का स्टार्ट होता है, ठीक है ना? क्लास 12th, का स्टार्ट होता है और ये हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है. A relation R in a set A is called reflexive if A is related to A, if A is related to A for all element of A is element of A. मतलब कोई भी एलिमेंट्स खुद से रिलेट हो, इसको हम इस तरह से ही बोलते हैं, A related to A, राइट? यहाँ X related to X. सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है. जैसे A, 1 इज एलिमेंट ऑफ R implies that A2, A1 इज एलिमेंट ऑफ आर. यहाँ पर हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि x रिलेटेड टू y implies that y is related to x. ठीक है ना? x is related to y implies that y is related to x. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? 3 एलिमेंट्स होते हैं. A1, A2 is element of R and A2, A3 is element of R. Then we can say A1, A3 is element of R. Or we can say if x is related to y, x is related to y, y is related to z, तो implies that क्या हो जाएगा? x related to z. इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना? और जहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन तीनों एक कंबाइंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना?
जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पर पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और अब 5 मार्क्स मैक्सिमम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सेट ई of all even integers and the set of all odd integers. O is the set of all integers are the set of the integers satisfying the following condition. All elements of E are related to each other and all elements of O are related to each other. ठीक है ना। सेट ये हमें कुछ फैक्ट्स लें जो हमें लर्न रखने हैं, इनका क्वेश्चंस में यूज होता है। ई मतलब इवन नंबर्स के जितने भी सेट्स होते हैं, इवन इंटीजर्स के जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ऑड इंटीजर्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ई का कोई भी एलिमेंट्स ओ से रिलेटेड नहीं होता, ना ही ओ का कोई भी एलिमेंट्स ई से रिलेटेड होता है। ई एंड ओ आर डिसजॉइंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो डिसजॉइंट एलिमेंट्स क्या होते हैं कि डिसजॉइंट एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। और जो z होता है वो क्या होता है कि इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स का यूनियन होता है, ठीक है ना। मतलब इवन इंटीजर्स के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट लेंगे तो जेड हो जाएगा, और ऑड इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और जो इंटीजर्स होते हैं वो इवन और ऑड दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं जेड इंटीजर्स, ठीक है ना। द सबसेट ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो डिनोटेड बाई जीरो। इक्विवेलेंस क्लास को हम ऑलवेज इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, राइट। जीरो इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन एंड इट इज डिनोटेड बाई वन, ठीक है ना। E इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। E क्या होता है, E इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, तो उसे जीरो इक्विवेलेंस क्लासेस शो करते हैं। और O इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन। तो जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्लास होते हैं, उनमें जीरो इंक्लूड होता है। और ओ इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, क्योंकि ऑड इंटीजर्स हैं तो ऑड इंटीजर्स वन से स्टार्ट होते हैं, तो एंड इट इज डिनोटेड बाई वन। क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी जीरो को भी इवन नंबर एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ रिलेशन हमें स्टेप करने हैं कि जो इवन नंबर की इक्विवेलेंस क्लास है वो ऑड नंबर की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल नहीं होता है। ओ इक्वल टू टू आर होता है एंड वन इक्वल टू टू आर प्लस वन, वेयर आर इज द एलिमेंट ऑफ आर होता है। मतलब नल एलिमेंट्स लेना, इवन एंड एलिमेंट्स के लिए आप क्या लेते हैं, टू एक्स लेते हैं, टू एक्स प्लस टू लेते हैं, इस टाइप से हो जाएगा। और इंटीजर्स के लिए जनरल फॉर्म क्या लेते हैं, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस फाइव। मतलब सीधे सीधे है कि कहीं भी ऑड इंटीजर्स एज्यूम करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऑड इंटीजर्स एज्यूम करेंगे तो टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस फाइव लेंगे। और इवन इंटीजर्स एज्यूम करेंगे तो टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस थ्री, अप टू यूज करेंगे। क्लियर। Given an arbitrary equivalence relation R, given an arbitrary equivalence relation R in an arbitrary set X, R divides X into mutually disjoint subset. AI is called the partition or subdivisions of the X satisfying all elements of AI related to each other. ठीक है, AI के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे फॉर ऑल I के लिए, no elements of AI related to any elements of AJ, right? So union of AJ equal to X and AI intersection AJ equal to phi, where I is not equal to J. The subset AI are called the equivalence class होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिलेशन के अबाउट टॉक करते हैं। तो किसी भी रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, रोस्टर मेथड एंड सेट विल्डर फॉर्म मेथड। ऐसे ही रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हो गए, ठीक है ना। इफ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो बी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी डिनोटेड ए रिलेटेड टू बी। क्लियर। ए इज रिलेटेड टू बी। अब क्या होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में फाइंड आउट करने को आते हैं कि वन वन कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, ये क्वेश्चन कंबाइंड आता है, ठीक है ना। तो वन वन और ऑन टू फंक्शंस को देखते हैं। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं, और जब दोनों फंक्शन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। बाईजेक्टिव फंक्शन, बाईजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, वन वन प्लस ऑन टू
दोनों फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, वन वन भी होता है ऑन टू फंक्शन भी होता है। तो टाइप्स ऑफ द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शंस f1 f2 f3 एंड f4 गिवन। ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं, देख उनकी डेफिनेशन है। अ फंक्शन एफ इज सच एक्सटेंड्स टू वाई इज कॉल्ड टू वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की सेपरेट इमेज होनी चाहिए कोड डोमेन में, ठीक है ना, मतलब वन की वन से इमेज होनी चाहिए। जैसे वन के एलिमेंट्स वन हो गए, यहाँ पर हर एलिमेंट डोमेन के हर एलिमेंट की कोड डोमेन में सेपरेट इमेज है, राइट, सेपरेट इमेज है। तो ये क्या हो गया, वन वन नाम से है कि वन का वन से, वन टू वन, कोई भी टू से लिंक ना हो, मतलब डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की टू इमेज नहीं होनी चाहिए, या फिर कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट्स डोमेन के टू एलिमेंट्स की इमेज ना हो, राइट। तो ये वन वन फंक्शंस हो गया। मैनी वन का मतलब होता है कि जहाँ पर कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट्स की इमेज होता है, तो वहाँ पर मैनी वन फंक्शंस होता है। जैसे एलिमेंट भी है, कोड डोमेन का एलिमेंट भी डोमेन के वन और टू की इमेज है, तो ये कैसे हो गया, मैनी वन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है फंक्शन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज सच दैट एक्सटेंड्स टू वाई इज कॉल्ड said to be on to if every element of y is the image of some element of x under f, for every element y is element of there exist and elements x in such that, right, मतलब domain on to function, we are talking about on to function। on to function में क्या होता है कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, मतलब सारे के सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से एंगेज्ड होते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर ए बी और सी डोमेन के वन टू थ्री फोर एलिमेंट से एंगेज्ड है, राइट। तो ये कैसे हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू। यहाँ पर भी क्या है, ए बी सी डी वन टू थ्री सारे के सारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स को डोमेन्स के एलिमेंट से एंगेज्ड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब अगर को डोमेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऐसा होता है जो खाली होता है, मतलब को डोमेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है हमारा फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वन वन और ऑन टू दोनों फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव में क्या क्या होता है, इंजेक्टिव होता है प्लस सरजेक्टिव होता है। तो जो इंजेक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं वन वन, और जो सरजेक्टिव होता है वो होता है ऑन टू। क्लियर। The function f is such that x tends to y is said to be one one and on two if f is both one one and on two। तो यहाँ पर है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की दो को डोमेन में सेपरेट इमेज है, राइट। और को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से एंगेज्ड ना हो। क्लियर। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, राइट। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, हमने एक फंक्शन ले लिया, दूसरा फंक्शन जी सच दैट बी टेंड्स टू जी, भी टू फंक्शंस ले लिए। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ओ एफ। जी ओ एफ इज डिफाइंड एज द जी ऑफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। जैसे फंक्शन ए हो गया, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन ए, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया और सेट सी हो गया। ए टू बी क्या है, ए टू बी क्या है, हमारा फंक्शन एफ है। जी बी टू सी क्या है, हमारा फंक्शन जी है। अब जियो जी ओ एफ होगा तो जियो एफ ए टू बी कितना है, ए टू बी फंक्शन एफ है, बी टू सी फंक्शन क्या है, हमारा सी है। तो फंक्शन ए टू सी जो हो जाएगा वो जी ओ एफ हो जाएगा, राइट, जी ओ एफ हो जाएगा। अगर हम एफ ओ जी लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सी टू ए हो जाएगा। सी टू ए हो जाएगा तो जी ओ वो सॉरी एफ ओ जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ओ जी हो जाएगा। क्लियर। तो जी ओ एफ को हम जी, जो ओ जो होता है उसको हम
एक ब्रैकेट से रिप्लेस कर देते हैं फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है। क्लियर, इस कंडीशन को हमें रिमेंबर रखना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे एफ एक 2,3,4 फंक्शन लिया हुआ है, ये किससे रिलेटेड है 3,4,5,9 से, और जी है 3, 4, 5 एंड 9, ये किससे रिलेटेड 7, 11 एंड 15 से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको फिगर से देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि ये है, इसमें 2 है, 3, 4 एंड 5 है। ठीक है ना। दूसरा सेट है हमारा जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, 4, 5 एंड 9 है। थर्ड सेट है जिसमें एलिमेंट है 7, 11 और 15 है, 7, 11 और 15 है। तो यहाँ से कि 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 3 रिलेटेड टू 4 है, 4 रिलेटेड टू 5 है एंड 5 रिलेटेड टू 9 है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 रिलेटेड टू कितना है, G3 रिलेटेड टू, G3 एंड G रिलेटेड टू 7 है, मतलब ये भी 7 से रिलेटेड है और ये भी 7 से रिलेटेड है। ठीक है ना। 5 किससे रिलेटेड है, G5 एंड G9 किससे रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है, 11 से रिलेटेड है। G5 एंड G9 किससे रिलेटेड है, 11 से रिलेटेड है। G3 एंड G4 7 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फंक्शन f है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में फंक्शन क्या है हमारा, g है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, जी ओ एफ। ठीक है ना। जी ओ एफ टू निकालते हैं तो एफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ टू की वैल्यू यहाँ से एफ टू की वैल्यू कितनी है, 3 है। यही तो होता है, वही है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। अगर हम एफ टू निकालते हैं तो कितना आएगा, वो 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना है, 2। एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, जी ओ एफ टू निकलना है तो ओ साइन को हमने इस ब्रैकेट ब्रैकेट से चेंज कर दिया, इस ब्रैकेट से चेंज कर दिया। F2 की वैल्यू हमें 3 मिली थी तो हमने F2 की वैल्यू 3 लगा दी। अब G3 की वैल्यू कितनी है, 7, तो जी ऑफ F2 कितना हो गया, 7। इसी तरह जी ऑफ F3 कितना हो जाएगा, 7, जी ऑफ F4 कितना हो जाएगा, 11, एंड जी ऑफ 5 भी कितना हो जाएगा, 11। सो इट कैन बी वेरीफाइड इन जनरल दैट जी ऑफ इज 1 1 implies that F is 1 1, similarly G of is on 2 implies that G O is on 2, राइट। तो जी ओ एफ इज 1 1 है क्योंकि एफ इज 1 1 है, जी ओ एफ इज ऑन 2 है बिकॉज जी इज ऑन 2 है। क्लियर। While composing f and g to get GOF, first f and then g was applied. While in the reverse process of the composite function GOF, first the reverse process of the g is applied and then the reverse process of the f is applied. राइट। जैसे अभी हमने किया सिर्फ उसी को एक्सप्लेन किया। इफ एफ इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज अ फंक्शन सच दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स सच दैट जी एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई। बुक में यहाँ पर दिया हुआ है आई एक्स दिया हुआ है और एफ ई जी इक्वल टू आई वाई दिया हुआ है। देन एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आता है एंड एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ आई वाई आता है, आई बाई आता है, तो ये वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। मतलब ये बाइजेक्टिव होने के लिए एक कंडीशन हो गई, जो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या हो गई, कंडीशन हो गई, जिसको हमें वेरीफाई करना है। इन्वर्टिबल फंक्शन, अ फंक्शन एफ इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड इफ टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट जी एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ आई। ठीक है ना। द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, if a function is bisective means 1 1 and on 2, then f is invertible function। अगर हमसे पूछा गया है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले उसे 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना होगा। पहले उसे क्या प्रूव करना होगा, 1 1 ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू हो जाता है देन वी कैन से द एफ एक्स, जो फंक्शन एफ दिया हुआ है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, राइट। याद रखना है इस पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसे पहले 1 1 प्रूव करना है, देन आफ्टर ऑन टू प्रूव करना है,
then after you can say the function f is invertible function। अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स है तो उसे हम f इन्वर्स से शो करते हैं। अब जैसे a टू f फंक्शन है a टू b है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, a b टू a हो जाएगा, b टू a हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ, तो यहाँ से इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, तो हमें इस लाइन को याद रखना है। इफ एफ इज इन्वर्टिबल then f must be 1 1 and on 2। conversely if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible, right। if f is invertible, अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है then f must be 1 1 and on 2। if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible, vice versa, right। देखते हैं, वो हमारी कुछ थ्योरम, इन थ्योरम को हमें लर्न भी रखना है क्योंकि इन थ्योरम का डायरेक्ट यूज हो जाता है। f is such that x tends to y and g such that y to z and h is such that z tends to s are function, then h o g o f इक्वल टू क्या हो जाएगा, h o g कंपोजिशन ऑफ विद f। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ ये है, एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है। थ्योरम 2, let f is such that x tends to y and g such that y to z be two invertible function। अब ये दोनों क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। क्लियर। लेट एफ एक्स, राइट, तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी होगा। नेक्स्ट है, देन एफ जी एफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल विल, ये कंडीशन हो गई कि अगर हमें ये कंडीशन यूज करनी है। प्रूफ हमें क्या करना है, टू सो दैट जी एफ इज इन्वर्टिबल विद जी एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इट इज एनफ टू सो दैट एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड जी ओ एफ एफ इनवर्स जी ओ जी इनवर्स इक्वल टू आई जेड, राइट। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कंपोजिशन विद जी ओ एफ इक्वल टू निकाला है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को यूज कर लिया फर्स्ट थ्योरम से। फिर ये एफ इनवर्स जी इनवर्स ओ जी हो जाएगा, वही थ्योरम फर्स्ट से ही हो जाएगा, एल एच एस आर एच एस कम यूज करके। तो एफ इनवर्स ओ आई वाई जी इनवर्स ऑफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। तो ये एफ इनवर्स ओ आई वाई इनवर्स का है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इट कैन बी सोन दैट जी ओ एफ जी ओ एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल टू आई जेड, राइट। बाइनरी ऑपरेशन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में छुड़ा दिया गया, इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर। ओके, तो ये सारी की थ्योरी की, पूरे चैप्टर की थ्योरी हमने रिवाइज कर ली है, राइट। अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक तीन चीजें याद रखेंगे। पहले तो क्वेश्चन आता है कि 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए, 1 1 प्लस ऑन टू प्रूव करने के लिए, ये क्वेश्चन हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड क्वेश्चन क्रिएट होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, राइट। इस टाइप थ्री टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाएगा, और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो हमें इन तीनों रिलेशन को अच्छी तरह करना है, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो ये सारी थ्योरी मैंने फिनिश कर दी है, आप इस थ्योरी को दोबारा देख लीजिए और बुक को देख लीजिएगा।